हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री कॉर्नर। सो गाइस, आज हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। अब तक हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो दोनों लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले जाके उनको अटेंड करिए। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे अपना नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था इसको किसने दिया था? लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को दिया था। अब लिनस पॉलिंग ने हमें क्या बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। बेसिकली वो हमें इस डेफिनेशन से क्या बताना चाह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन से जो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे, उनकी जो शेप और एनर्जी होगी वो क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड ही क्यों हुई? वाई देयर इज अ नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम पहले वाई का रीजन जानेंगे। वाई भाई पहले हमें एक्चुअली पता तो हो कि हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी करके आए हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी हो जाती है। तो अब हम पहले ये जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं पहले। हमारे पास मीथेन है CH4। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 1s2 2s2 2p2, ये हमारे पास क्या है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये हमारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली इनर शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, ये 2s ऑर्बिटल हमारा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है जिसके अंदर भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा? कार्बन एटम थोड़ी एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके 2p ऑर्बिटल में आ जाएगा। एक्साइट स्टेट में ये होता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन के 4 एटम है यहाँ पे, तो चारों एटम 2s और 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसी कन्फिगरेशन क्या होती है? 1s1। तो एक हाइड्रोजन एटम को 1s इसके साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा 1s1 आएगा हाइड्रोजन का, वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ऐसे ही तीसरा आएगा और ऐसे ही फोर्थ बनाएगा, सारे इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग करेंगे। अब अगर ये बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई थी हमें, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होता है कि दूसरा जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है? यहाँ पे कार्बन का 2s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का कौन सा है? 1s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। 2s और 1s की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2p और 1s ओवरलैपिंग हो रही है। 2p और 1s ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे 2s 1s ओवरलैपिंग, 2p 1s ओवरलैपिंग, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारे पास आगे जो ऑर्बिटल बनेगा, तो भाई अगर हम शेप की देखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ दोनों ही डिफरेंट आएगी। भाई 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जब बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग के टाइम पे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ तो डिफरेंट आएगी ना फिर से।
तो दैट्स वाई जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो यहीं पे आके फेल हो गई थी। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे अब आगे इसमें, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो गया हमारी भाई, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेशन से क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ in both these overlapping is different। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ होती दोनों ओवरलैपिंग के केस में क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे रॉन्ग हो गई थी। अब हाइब्रिडाइजेशन के में अंदर देखो क्या हो जाएगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, इसके एक्साइटेड स्टेट हम कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो एस और पी के जो ऑर्बिटल्स हैं, पहले सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स अपनी ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, ताकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इंटरमिक्सिंग करने से क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, और रिडिस्ट्रीब्यूशन होने से इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास जनरेट होंगे। अब यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, इनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने से क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होने से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का। अब जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे वो हमारे पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, और ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, और चारों किसके हैं, sp3, क्योंकि s और p को हमने इंटरमिक्स किया है, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म हो गए। अब इसके अंदर देखो sp3 है, तो इसके अंदर परसेंटेज s करेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दोनों के करेक्टर आएंगे। परसेंटेज s करेक्टर कितना है हमारे पास, 25%, और अगर हम परसेंटेज p करेक्टर की बात करें तो कितना है वो 75%। अब ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए हमारे पास, इनकी एनर्जी और जो शेप है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे सेम बॉन्ड लेंथ आएगी। अब जो हाइड्रोजन इनके साथ आगे कंबाइन करेगा तो उसकी सेम बॉन्ड लेंथ आएगी और सेम बॉन्ड एंगल आएगा, ठीक है। अब जो चारों हाइड्रोजन एटम थे वो इनके साथ आगे क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखेंगे, अब हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल की हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हमें स्टेरिक नंबर को निकालना देखेंगे कि स्टेरिक नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हाफ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे हम यहाँ पे, प्लस मोनोवैलेंट एटम, जो मोनोवैलेंट एटम उसके साथ अटैच होगा सेंट्रल एटम के साथ, वो हमें प्लस करना है, और यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज कर देंगे। प्लस माइनस चार्ज का मतलब है अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कैटाइन स्पीशीज है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर मान लो एनाइनिक स्पीशीज हमारे पास तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर आगे एग्जांपल देखते हैं, बट उससे पहले हम ये देखेंगे स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। पहले वो टेबल बना लेते हैं हम एक बार, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेरिक नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे लेंगे उसकी ज्योमेट्री। डन। अब स्टेरिक नंबर 2 है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी sp,
और ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी लीनियर। अगर हमारा स्ट्रीक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 और हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हमारा स्ट्रीक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अभी हम शेप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। शेप ज्योमेट्री जो होती है वो कब डिस्टोर्ट होगी, शेप की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर का केस आ जाएगा। तो हम अभी अब जब आगे एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम लोन पेयर वाला केस भी देख लेंगे और उसमें ज्योमेट्री डिस्टोर्ट होके क्या फॉर्मेशन कर लेती है उसको भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये ज्योमेट्री है, ये जब इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करें उस टाइम पे क्या ज्योमेट्री होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 स्ट्रीक नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी sp3d और हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसको हम टीबीपी बोलते हैं। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रीक नंबर 6 और 7 के लिए। 6 के केस में क्या हो जाएगी sp3d2 और इसके लिए ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3d3 और हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जिसको हम पीबीपी बोलते हैं। डन है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम स्ट्रीक नंबर को कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम उसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। जो अभी हम एग्जांपल कर रहे थे मीथेन का वही देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले हम स्ट्रीक नंबर काउंट निकालेंगे इसका, स्ट्रीक नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो हाफ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं 4। अब यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं तो 0 है, उसको लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है वो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 + 4 8/2। तो स्ट्रीक नंबर क्या आ गया हमारे पास 4। अब 4 के लिए अभी हमने देखा था 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है sp3 और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल। अंडरस्टूड कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रीक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। चाहे हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर हमें शेप और ज्योमेट्री के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। अब जैसे मान लो अगर हम NH3 की बात करें, ठीक है, NH3 का अगर हम स्ट्रीक नंबर निकालें तो कितना आएगा हाफ। अब सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3, 5 + 3 8/2। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हमारे पास क्या आ गया स्ट्रेट नंबर आ गया। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई थी अभी sp3 और sp3 है तो sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे देखो स्ट्रीक नंबर क्या है 4। अब यहाँ पे लोन पेयर का केस लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखो हम जब लोन पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट हम कैसे करेंगे स्ट्रीक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, ऐसे हम लोन पेयर को निकालते हैं। अब स्ट्रीक नंबर कितना है 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 3, तो 4 - 3 तो 1 हमारे पास क्या आ गए लोन पेयर। अब लोन पेयर आने से क्या हो जाएगा तो ज्योमेट्री वो डिस्टोर्ट हो जाएगी और डिस्टोर्ट होने के बाद इसकी जो शेप आएगी क्योंकि एक लोन पेयर आ गया तो इसकी शेप क्या आ जाएगी अब यहाँ पे पिरामिडल, पिरामिडल शेप आ जाएगी इसकी। और पिरामिडल शेप कैसी होती है
नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये एक लोन पेयर। ये हमारी क्या होती है, पिरामिडल शेप। डन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। लोन पेयर का केस देख लिया। अब हम देखेंगे जब किसी स्पीशीज पे कोई चार्ज होता है तो चार्ज वाली स्पीशीज का हम स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें NH2 नेगेटिव, अब इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम हो गए। अब यहाँ पे क्योंकि एनायनिक स्पीशीज है तो एनायनिक के केस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना है, 1, तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आएगा, 5 2 7 1 8, 8/2। अगेन इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। और sp3 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे हम लोन पेयर देखेंगे। लोन पेयर हम कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। अब स्टेरिक नंबर क्या है हमारा, 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, 4 - 2 2, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गई। तो अब इसकी जो ज्योमेट्री वो डिस्टोर्ट हो जाएगी और इसकी शेप क्या आ जाएगी, बेंट शेप या फिर बेंट और वी शेप्ड। और बेंट और वी शेप को हम कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ऐसे हम बेंट शेप को दिखाते हैं। क्लियर है इतना। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास PCl5 है। PCl5 के लिए अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, 5। कोई चार्ज नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 5। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, sp3d के लिए TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोन पेयर की बात करें तो स्टेरिक नंबर 5 है और बॉन्ड पेयर 5 है, तो 5 - 5 0। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप इसकी क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम PCl4 नेगेटिव की, या PCl4 अगर हम नेगेटिव केस ले उसके प्लस का केस ले लेते हैं, PCl4 प्लस। तो अब यहाँ पे देखो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा इसका, 5 + 4। अब यहाँ पे कैटाइन है तो कैटाइन केस में माइनस करेंगे, -1 / 2। तो 5 + 4 9, -1 8, 8/2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ठीक है। और sp3 के लिए जो ज्योमेट्री बताई है वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे अगर हम लोन पेयर देखें तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, 4 - 4 = 0। 0 लोन पेयर है इस केस में भी। ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप हमारी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन और शेप को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कुछ एक एग्जांपल्स और कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो आप जो है वो घर से एक बार कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करना, और अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। जैसे अगर हम PCl6 हम SF4 लेते हैं, SF4 इसका स्टेरिक नंबर अगर हम काउंट करें तो सल्फर क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 प्लस फ्लोरीन कितना मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है, 4/2। 6 और 4 10/2। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी,
TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे लोन पेयर देखते हैं हम। लोन पेयर क्या आ जाएंगे 5 स्टेट नंबर माइनस बॉन्ड पेयर 5 - 4 1। अब यहाँ पे 1 लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री डिस्टोर्ट होके इसकी शेप क्या हो जाएगी। अब टीबीपी में जब एक लोन पेयर आ जाता है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट होके शीशा शेप बन जाती है। और शीशा की स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाएंगे, टीबीपी के लिए देखो ये होता है। और हम टीबीपी ज्योमेट्री की बात करें, जैसे मान लो ये कोई सेंट्रल एटम है, ये हमारी टीबीपी ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एटम अटैच है, तो टीबीपी ज्योमेट्री को समझते हैं एक बार। टीबीपी के अंदर क्या होता है, ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, और ये जो 2 बॉन्ड दिखते हैं ये हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ, मतलब एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, और एक्सियल बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब अगर हम सीसो ज्योमेट्री बनाएंगे तो सीसो कैसे बनेगी, और यहाँ पे हम अपना एक लोन पेयर दिखाएंगे, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ये क्या है हमारी सीसो शेप। आई होप गाइस आप लोगों को ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि कैसे हम स्टेटिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप ऐसे ही और एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनकी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट बचेगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उस डाउट को सोल्व कराऊंगी, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।